देखिए बेटा, ये आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है। वर्कशीट आपकी ये है 75, ठीक है ना। इसमें प्रश्न पत्र का भाग बी को समझाने का प्रयास किया गया है। 74 में प्रश्न पत्र के ए भाग को समझाया गया था। भाग बी में आपके कुल प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो कितने होंगे? 6। कितने बने? 2 6 12। और भाग बी में 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कुल प्रश्न 7 होंगे, यानी 3 सत्ते 21। और 5 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 3 होंगे, यानी 5 तिया 15। तो कुल मिलाकर आपके भाग बी के जो कुल अंक बने वो बने 12 जमा में 21 जमा में 15, यानी 48 अंक, ठीक है ना बेटा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे भाग बी में जो कुल प्रश्नों की संख्या वो कितनी होगी? 6 2 नंबर के, 3 7 नंबर के, कुल प्रश्न 7, मतलब 7 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के। तो कुल टोटल कितने होंगे? 16 प्रश्न, ठीक है। अब इसमें जो 2 अंक के प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर छोटा रखने का प्रयास करें। इन प्रश्नों का उत्तर 3 4 पदों में ही प्राप्त हो जाता है। प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च ना करें। यानी जो 2 नंबर के 2 अंक के क्वेश्चन है, नेचुरली आपको उसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना है। फटाफट डायरेक्ट फार्मूला लगाया और 2 3 लाइनों में उसको ख़त्म करा। और जो प्रश्न 3 अंक के जो प्रश्न होंगे, 3 अंक के जो प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को समझते हुए और मतलब ऐसे 2 नंबर से मतलब 3 4 स्टेप में और या चित्र बनाकर कैसे भी उसको करें, ठीक है ना। मेनली इसके अंदर आ सकता है आपका, देखो 3 नंबर के में पता है कौन सा आ सकता है? लेसन नंबर 1 में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। और आपका आ सकता है कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब 4 5 लाइनों में आपके हो जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन, हाँ, उनको आपको पूरे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको हल करना है। वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे। इज इट ओके बेटा? अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर उसने दिया प्रश्न 1 दिया, ज्ञात कीजिए क्या दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। यदि हाँ तो समरूपता का क्रम बताओ, ठीक है ना। आप जैसे देख रहे हैं ना, ये 70 71 तीसरा कोण नहीं दे रखा, इधर भी तीसरा कोण नहीं दे रखा। तो आप सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप तीसरा कोण निकालोगे विद द हेल्प ऑफ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से क्या काम करेंगे? त्रिभुज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके अंदर अपने रजिस्टर वर्क में आपको समझाती हूँ। त्रिभुज डी ई एफ है, तो कोण डी जमा कोण ई जमा कोण है बराबर 180 डिग्री। डी के नीचे डी का मान, ई के नीचे ई का मान, इस तरह से आपने कोण एफ का मान निकाला 39 डिग्री। इसी तरह से त्रिभुज पी के आर में तीसरा कोण निकालने के लिए आप पी जमा आर जमा क्यू करेंगे तो आपको इसका मान आ गया, ठीक है ना। दोनों त्रिभुजों के जब आपके मान आ जाएंगे तो आप देखो, इधर कोण क्यू का मान आ गया 70 डिग्री, अतः त्रिभुज डी एफ और पी क्यू। अब आपने क्या काम करना है, ध्यान से देखना है कि कोण डी किसके बराबर है। कोण डी और कोण क्यू का मान 70 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से कोण ई और कोण आर का मान 71 डिग्री है, तो यानी दोनों कोण बराबर हो गए। कोण एफ और कोण पी का मान 39 डिग्री है। तो अब जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण की माप दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण की माप के बराबर, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब वो कह रहा है कि इसको समरूपता की फॉर्म में लिखो प्रॉपर वे में। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे डी एफ और पी क्यू आर, नहीं, यहाँ सिर्फ ये त्रिभुजों के नाम है। लेकिन जब आप समरूपता का निशान लगाओगे तो आपने क्या देखना है, अगर डी 70 है तो डी, अगर आपने पहले त्रिभुज का नाम डी एफ रखा है तो डी 70 है, तो आपका यहाँ पर जो मतलब अक्षर होगा वो कौन सा होगा? जिसका मान 70 है। तो किसका मान 70 है? क्यू। तो अब इसको आप पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे? क्यू पहले लिखेंगे। इसी तरह से ई आपका कितना 71 डिग्री, तो इधर आर कितना 71 डिग्री, तो आर यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा। आपका एफ कितना है? 39 डिग्री, तो पी कितना है? तो पी लास्ट में आएगा। तो ये क्या गया? कौन कौन समरूपता से। तो यानी इतने पोर्शन के आपके 1 नंबर हो गए और इस यहाँ तक के करने के आपके 1 नंबर हो गए। तो 2 नंबर का छोटा सा है। आप कहोगे मैडम आपने तो इतना लंबा चौड़ा लिखा। आप चाहो तो बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो, फटाफट 180 डिग्री में से इन 2 का टोटल माइनस करो, 1 लाइन में भी आ जाएगा आंसर। इज इट ओके बेटा? तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन में कहा था, तो आप ये देखिए जो कंस्ट्रक्शन का आपका क्वेश्चन है, आपको उसने कहा कि 8 सेंटीमीटर का मतलब अनुपात 1/3 में विभाजित करना है। इतना ध्यान रखना बेटे, अगर आपका ये पूरा आपका आता है यहाँ पर, अगर 7.6 आता है तो स्केल से ही पूरा 7.6 आना चाहिए। एग्जामिनर जो पेपर चेक करेंगे वो प्रॉपर वे में स्केल से नाप लेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि भाई मैंने 7.6 है तो 7.5 ही मैं कर लूँगी तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका 7.6 मेजरमेंट में दे रखा है एग्ज़ाम में, तो आपको 7.6 ही लेना होगा। समझ में आई बात बेटा? तो अब आप ये देखिएगा
किस तरह से उसने, मैंने पूरा जैसे 8 सेंटीमीटर है तो हमने पूरा ए बी कितना लिया, पूरा 8 लिया। आप देख रहे हो ना बेटा। अब आपने क्या काम करना बेटा, करने के बाद जब ये वाला क्वेश्चन समझ लो 3 नंबर का पक्का आएगा, या तो ये आएगा या फिर सर्कल की स्पष्टिका खींचना आएगा। अब आपने क्या काम करना है, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, प्रकार अपनी मर्जी से खोलोगे, फिर ये प्रकार हिलेगी नहीं। एक चाप जैसे मैंने इधर लगाई, देख लो ना, एक चाप इधर लगाई, तो एक चाप मैंने क्या काम करना है, बी पर रखते हुए एक चाप मैंने नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है ना। फिर आपने प्रकार हिलेगी नहीं, फिर इस चाप को काटा, ऐसे इधर से यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए इस चाप को काटा, तो कितने का एंगल बन गया, 60 डिग्री का। तो एक 60 का एंगल ऊपर बनाया, एक 60 का एंगल नीचे बनाया। आप कहोगे मैडम 60 का बनाना, नहीं, आप 50 मतलब दोनों एंगल सेम बनेंगे, तभी तो समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट आएगा, एकांतर कोण वाला, ठीक है ना। तो आप चाहे यहाँ पर 50 ले तो यहाँ पर भी ले, तो मैं तो कहूँगी प्रकार से बनाना तो 60 का ही अपने दिमाग में रख लो। तो एक न्यून कोण ऊपर हो गया, एक न्यून कोण नीचे हो गया। फिर आपकी मर्जी है, फिर दोबारा से आप प्रकार को एक बार सेट कर लो, आपकी मर्जी है, आप प्रकार को कितनी कैसे भी खोल लो, आप प्रकार को कितनी मर्जी खोल लो, लेकिन फिर प्रकार हिलेगी नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर था 1:3, तो एक कट मैंने ऊपर लगाया, उसका नाम दिया A1, और इसी तरह से सेम नापते हुए, यानी इस तरह से, जैसे ये है ना, इस तरह से नापते एक कट, देख रहे हो ना। फिर इस यहाँ पर इस कटिंग बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, फिर ये दूसरा कट, फिर इस पर रखी, तो ये आपका आ गया तीसरा कट, देख रहे हो ना, ऐसे करके ये कट आ गया आपका। अब ये B1 B2 B3, इसका नाम क्यों दिया B, क्योंकि यहाँ से B से है, ठीक है ना। तो B1 B2 B3 इधर नाम दिया, और उधर ए बिंदु पर बनाया तो ऊपर A1 दिया। अब A1 और B3 को मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात क्या है, 1:3, तो जहाँ पर 1 है और 3 उससे मिलाया। जब आपने इसको मिलाया तो आप इसको जब स्केल से नापेंगे तो आप देख रहे हैं ये AP जो है, कटिंग बिंदु जहाँ पर है, उसका नाम मैंने दिया P। तो जो AP है वो मेरा कितना आया है, AP 2 सेंटीमीटर आया है, और जो मेरा PB है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और जब मैंने AP अनुपात PB लिखा, अनुपात का मतलब बटा होता, तो AP बटा PB कितना आया, 2/6, यानी 1:3। ये 3 नंबर की आपकी कंस्ट्रक्शन है। ये क्वेश्चन बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का दिया है। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला है। मैं इसलिए आपको वीडियो भेज रही हूँ क्योंकि जब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, बहुत कम आ रहे हैं, आपको बेटा आना चाहिए। आप आएंगे नहीं तो फिजिकली अगर आप आते हैं, पूरा हम लोग स्कूल में पूरा बच्चों का ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी, मास्क लगा कर आइए। और नो डाउट बेटा, जो क्लास के अंदर अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से होती है। कोशिश करिएगा, अगर सब कुछ सही है, आपके घर में सब सही है, आपकी तबीयत वगैरह सही है, तो कोशिश कीजिएगा बेटा आने की, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमारी मेहनत का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दी गई आकृति में IMNOP भुजा 14 सेंटीमीटर का ये आपको वर्ग दे रखा है। इसकी भुजा कितनी दे रखी, 14, तो ये पूरी 14 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बेटा, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। क्या दे रखा है आपको, एक अर्धवृत्त बना हुआ। मैंने जो है इसके अंदर एक वर्ग बनाया। आपकी फिगर तो कुछ इस तरह से है, ये आपकी फिगर इस तरह से है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 है, ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा आपका है 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो है आपको इस तरह से ये ऐसे 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 अर्धवृत्त बने हुए हैं, ऐसे और इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ये। अब ये आपके क्या दे रखे हैं, इस तरह से आपको ये देख रहे हो, ये इस तरह से अर्धवृत्त दे रखे हैं। ऐसे ये आपको अर्धवृत्त दे रखा है, ऐसे ये आपका अर्धवृत्त दे रखा है, और ये इस तरह से दे रखा है अर्धवृत्त। तभी मैंने क्या काम करा, यहाँ पर इन अर्धवृत्त के, ये जो अर्धवृत्त के जो ये वाले बिंदु है ना, इनको मिलाकर मैंने क्या काम करा, ये वर्ग बना दिया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये मेरी 3 सेंटीमीटर है, ये पूरी मेरी कितनी है, ये पूरी 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर क्या नाम है, MNO और ये P, ठीक है ना बेटा। अब ये जो अर्धवृत्त बने हुए हैं, नेचुरली ये अर्धवृत्त बने, तो नेचुरली ये व्यास है, ये भी व्यास है, ठीक है ना। ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, मगर इस वर्ग की ये वर्ग अंदर बन गया। अब हमने क्या काम करना है, ये 3 है, ये 3 है, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर नाम दे दी। ये नाम है E, इस बिंदु का नाम E दे दिया, इस बिंदु का नाम मैंने F दे दिया,
ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद मैंने इसको और मतलब आगे तक मैंने इसको मिला लिया और आगे बढ़ गई मैं, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त है तो मान लो ये इसकी त्रिज्या होगी, ये मैंने आर दे दिया, ठीक है। और इसको आगे तक बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया, क्योंकि ये मेरा अर्धवृत्त है तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, तो ये मेरी होगी 2r, क्लियर। और ये मेरा क्या हो गया, आर, ये मेरा क्या हो गया, आर, क्योंकि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। और ये 3 हो गया, तो मेरा पूरा, और मैंने यहाँ पर ना नाम भी दे दिए हैं। यहाँ पर मैंने नाम दिया, इस बिंदु का नाम दिया मैंने वाई, क्या नाम दिया मैंने, वाई। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया, जेड, क्या नाम दिया, जेड। अभी मैं आपको अपने साफ फिगर में ही बता देती हूँ। और इस बिंदु का नाम मैंने दिया है जी, क्या नाम दिया, जी। अब आप इस फिगर को देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, साफ साफ बनी हुई है ये मेरा हो गया ई एफ। ई एफ कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। फिर एफ से लेकर यहाँ तक का जो है ना ये डिस्टेंस, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। क्यों आर है, क्योंकि मैंने मान लिया ये अर्धवृत्त है, मुझे नहीं पता इसकी त्रिज्या कितनी, मैंने इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, आर, ठीक हो गया। अब इसके बाद वाई से लेकर जो जेड तक का है, ये मेरा कितना है, 2r। आप कहोगे मैडम कैसे है 2r, नेचुरली ये मेरा अर्धवृत्त है तो ये मेरा क्या हो गया, व्यास, ये इसके समांतर है, क्योंकि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अगर ये व्यास है, ये 2r है, तो ये भी 2r हो गया, ठीक है ना। फिर दोबारा से एक नीचे अर्धवृत्त आ गया, तो ये कितना हो गया, r। अब ये 3 आ गया। तो देखा जाए तो मेरी E से लेकर H तक की जो दूरी है, यानी ये वाली जो मेरी दूरी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरी वर्ग की भुजा, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो ये क्या बना, 3 जमा में r जमा में 2r जमा में r जमा में 3, कितना बना, 14 सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले ये 5 नंबर का है, तो वर्ग MNOP की भुजा, MNOP की भुजा 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वर्ग MNOP का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 14 की घात 2 196, ये आपको मिल गए 1 नंबर। यहाँ तक अगर आपने करा, सिंपल है, 1 नंबर ले लिया, 5 में से 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि आकृति में अछायांकित भाग, अछायांकित भाग ये वाला है, ये पूरा अछाया है जिसमें शेडेड नहीं है। भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिए गए 4 अर्धवृत्त के व्यासों के अंत्य बिंदु को मिलाने पर वर्ग ABCD की आकृति बनती। मैंने क्या काम करा, ये जो अर्धवृत्त दे रखे थे इसके इन बिंदुओं को मैंने मिला लिया, कॉर्नर्स के जो व्यास के बिंदु हैं, तो मेरा अंदर वर्ग बन गया ABCD। तो अब मेरा आंसर समझ में आ गया मुझे क्वेश्चन। मुझे शेडेड एरिया का अगर क्षेत्रफल निकालना तो मैं क्या काम करूँगी, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं क्या काम करूँगी, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करूँगी ABCD का, और ये 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, अतः OP माने ये मेरा है O और P। OP बराबर किसके है, OP बराबर है मेरा EF यानी 3 सेंटीमीटर, FY मेरा R, YZ मेरा 2R, ZG मेरा R और GH मेरा 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया ना। तो आप ये देखो, ये सारा कुछ आ गया, मैंने मान रखा, EF की जगह EF का मान, FY R ये सब रखा। आप ध्यान से जब इसकी वीडियो को पॉज कर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मेरा R कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² बटे में 2, यानी पाई का मान मैंने 3.14 लिया, गुना में 2 की घात 2, 2 काटा, तो मेरा कितना आ गया, 6.28 सेंटीमीटर की घात 2। क्लियर बेटा। अब 4, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 4 का कितना होगा, 4 से गुना करा तो मेरा आंसर आया 25.12 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग ABCD की भुजा कितनी है, 2r। आप देख रहे हो ना, वर्ग ABCD की भुजा कितनी है, 2r। कैसे है 2r, क्योंकि जब ये पूरा व्यास है, व्यास कितना है 2r, तो इस वर्ग की भुजा ये 2r है, तो ये भी 2r हो गया, तो कितनी है 2r, तो यानी 2r यानी 2 गुना में 2 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, जो छोटा वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, R2 निकला तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसकी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, 2r यानी 2 गुना में 2 4 सेंटीमीटर। ABCD का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 4 गुना में 4 16 वर्ग सेंटीमीटर। इज इट ओके बेटा। इसको मैंने नंबर दे दिया 3rd। 4 अर्धवृत्त का निकाला 2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग MNOP का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल जमा में 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसकी जगह इसका मान करा 196, माइनस में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना है 16, प्लस में 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 6.28 गुना में 4 25.12, और फिर जब इन सबको प्लस करा, प्लस ये कर माइनस करा, तो ये मेरा आंसर आ गया। मेरा ख्याल है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा।
बस आपकी ये दूसरी 75 वर्कशीट भी मैंने पूरी समझा दी है। सो प्लीज़ बेटा इसको अच्छे से समझिएगा, बार बार लिख लिख कर करिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अगर 5-5 बार करेंगे बिना देखे, और प्लीज़ घड़ी रख कर पढ़िएगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आपके हर हालत में 2 मिनट में होना चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन 3 मिनट में, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मिनट में। कुछ इस तरह से स्पीड बनाते हुए करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इज़ इट ओके?